हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। चैप्टर नंबर 15, दो अदर लॉस। एक जमाना था आई के अपने 6 अदर लॉस डाले हुए थे हमारे सिलेबस में, दो दो सफे के। और जब नई स्कीम आई तो आई के अपने कहा मैं सब्सटेंशियल सिलेबस कम कर दूंगा। बी लॉ जब 100 से 50 नंबर का करना है तो आई के अपने बहुत एहसान करते हुए 4 लॉज उनमें से खत्म कर दिए, तो 8 सफे सिलेबस में से माइनस कर दिए। चैप्टर 1 भी वही रहा, 2 से लेके 10 तक भी वही रहा, 11 से 13 में भी कहा था कि उधर चीजें कम की, वो भी नहीं की। लेकिन चैप्टर 14 में से कोई थोड़ा सा सफा कम किया और 15 उसमें ऐड कर दिया, और एक चैप्टर में 2 लॉस डाल दिए। तो आई के अपने को 8-9 सफे का बलिदान दिया है और आपको जो है वो 50 नंबर का पेपर बना के दे दिया। हम ऐसे में आई कैप के बहुत आभारी हैं जी। आई कैप को शुक्रिया की मेल जरूर करनी है कि आप कहेंगे जी आपने इतना एक्सपेक्ट किया हमसे कि हमारे अबाव अजदाद जो है वो 100 नंबर के लिए जो पेपर करते थे, आप हमें इतना कॉम्पिटेंट मानते हैं कि 50 के लिए तकरीबन उतना पेपर कर लेंगे। खैर, इन दो लॉस की तरफ आते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि आई कैप को थोड़ी थोड़ी सी गलतियां अपनी रियलाइज हो रही हैं, तो वो चुपके चुपके से फाइल की वो है जो पीछे पीडीएफ है ना वो बदल रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक पीडीएफ चुपके से अपलोड कर दी है जिसमें चैप्टर 13 में से 2 टॉपिक माइनस हुए हैं। होल्डिंग आउट वाला टॉपिक माइनस कर दिया है और ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट वाला टॉपिक माइनस कर दिया। अब अगेन जब उन्होंने माइनस कर दी ऑफिशियल उसमें से सोर्स में से निकाल दिया तो फिर हमारे से भी आजादी, इसलिए कि किताब में कई ऐसी चीजें हैं जो अभी सिलेबस में डिफाइंड नहीं है, जिसके ऊपर हम लोग मुसलसल उनसे बात कर रहे हैं कि भाई ये गलत डला हुआ है, ये गलत डला हुआ है, ऐसे ना हो ऐसे ना हो। तो अभी उन्होंने कुछ चीजों का एक्नॉलेज करते हुए जो है वो बस थोड़ी बहुत जो चेंज की वो ये है। तो हो सकता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में फिर से को 2-3 चीजें और माइनस कर दें। अल्लाह करे वो माइनस करें, जैसे ही माइनस करेंगे मैं वो जो हमारा ग्रुप है बीएलटी वाला जो क्रैश वाला मैं उसमें बता दूंगा। फिलहाल आज की डेट में 2 चीजें सिर्फ चैप्टर 13 में से माइनस हुई है। कंसोलिडेशन नहीं माइनस हुई है, वो पता नहीं क्यों उसको नहीं समझ रहे, या शायद उधर देखना नहीं चाह रहे, या शायद कोई जिद है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, हमने कंसोलिडेशन कर ली एहतियातन। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसको कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं पड़ता, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है जी। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, जिसके खिलाफ कानून बनाया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसे लॉ को कहते हैं जब कोई सियासतदान इनसे पकड़ा ना जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ जो है वो बड़े आराम से पकड़ लेता है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ बहुत ज्यादा बड़ा लॉ है। बहुत सारे लॉज ने मुख्तलिफ जुर्म बताए हुए हैं और इस लॉ ने कहा है कि अगर उन लॉ में से मौजूद जो जुर्म है उस जुर्म की वजह से किसी के पास कोई एसेट आ जाए, कोई प्रॉपर्टी आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हासिल करना जुर्म है, उस प्रॉपर्टी को रखना जुर्म है, उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करना जुर्म है, उन एसेट्स को चेंज करना जुर्म है, उन एसेट्स की नेचर बदलना जुर्म है, उन एसेट्स को रखना जुर्म है, रखवाना जुर्म है, किसी के बिहाफ पे रखना जुर्म है, उन एसेट्स को रखने रखवाने के मामले में मदद देना, सपोर्ट करना, छुपाना, साथ देना, फैसिलिटेट करना, मोटिवेट करना, सब जुर्म है। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन है कि सियासतदान बच सकते ही नहीं। वो खुद नहीं करेंगे तो उनके अंडर कोई कर रहा होगा तो वो कह देंगे आपको पता था कि वो बंदा कर रहा है, उसके पास इतने पैसे कहां से आए। उनके अंडर कोई बंदा नहीं कर रहा और इनको पता है किसी की मनी लॉन्ड्रिंग का और खामोश है तो भी काउंट हो जाएगा। और कुछ नहीं तो किसी ने अपने पैसे इनको दिए पार्टी फंड के लिए और वो पैसे 2 नंबर थे, तो लोग कहेगा कि आपको पता होना चाहिए था कि वो जो बिजनेसमैन के पास तो इतने पैसे होते ही नहीं और आपको इतने सारे क्यों दे दिए। वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, आप सहूलतकार बने, आप भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा पॉइंट होता है जहां आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में डील करते हैं। प्रेडिकेट ऑफेंस है, तकरीबन 100 के करीब ऐसे ऑफेंस हैं जो इसके स्केड्यूल 1 में लिखे हुए हैं। उसमें दहशतगर्दी भी है, उसमें करप्शन भी है, उसके अंदर टैक्स चोरी भी है, उसमें अगवा करना भी है, उसमें पाकिस्तानियों के साथ नाइंसाफी भी है, बहुत सारे लॉज हैं। तो 100 के करीब ऐसे जुर्म हैं जिन जुर्मों को उन्होंने कहा ये प्रेडिकेट ऑफेंस है। अब इन जराइम में से किसी से भी आपके पास कोई एसेट आए तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहलाएंगे।
अच्छा, वो जुर्म अगर दूसरे मुल्क में हुए हैं तो उसे फॉरेन सीरियस ऑफेंस कहेंगे, और पाकिस्तान में हुए हैं तो उसे प्रेडिकेट ऑफेंस कहेंगे। तो अगर प्रेडिकेट ऑफेंस या फॉरेन सीरियस ऑफेंस से कोई एसेट आए हैं, उन एसेट्स को रखना, डील करना, ट्रांसफर करना या व्हाट्सएवर जो भी है, वो सब जुर्म है। किसके लिए? जो जानता है कि ये जुर्म से आए हैं या जिसे जानना चाहिए था। आपका बड़ा भाई जिसको आप हमेशा से जानते हैं, आपको उसकी इनकम के सोर्सेज भी पता है, अगर किसी दिन आपसे कहे यार ये 13 करोड़ जरा संभाल के रखना, मैं 4 दिन बाद तुमसे लूंगा, तो आपको पता है कि भाई की ये कैपेसिटी नहीं थी कि 13 करोड़ मुझे रखवा के चला जाए। पहली बात है कि इसकी ये कैपेसिटी नहीं थी कि इसके पास 13 करोड़ आ जाए, और दूसरा इसका इतना जिगरा नहीं था कि मेरे पास रखवा के जाए। फिर अगर इतने कमाने थे तो इसने मुझे कभी भी हाथ नहीं लगने देना था। तो ये कुछ 2 नंबर पैसा है। जब आपने ये सोचा या आपको सोचना चाहिए था, तो ये पैसा रखना मनी लॉन्ड्रिंग है। तो लॉ ने बहुत ज्यादा वसी कर दिया इसको। अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ द पर्सन एक्वायर्स, कन्वर्ट्स, पोजेस, यूज और ट्रांसफर प्रॉपर्टी knowingly या having reasons to believe that such property is proceeds of crime। कंसील करे, डिस्गाइज करे, ट्रू नेचर, ओरिजिन चेंज कर दे, लोकेशन चेंज कर दे, डिस्पोजिशन चेंज कर दे, मूवमेंट ले आए, ओनरशिप बदल दे, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव कि सच प्रॉपर्टीज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। होल्ड करे या पोजेस करे ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, कोई भी प्रॉपर्टी जो उसे पता या पता होना चाहिए था कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। ऊपर के तीनों कामों में पार्टिसिपेट करे, एसोसिएट करे, कंस्पायर टू कमिट करे, मोटिवेट करे कमिट करने के लिए, अटेम्प्ट टू कमिट करे, एड करे, अबेट करे, फैसिलिटेट करे, काउंसल करे, मदद के सारे सिनोनिम। किसी भी तरह से ऊपर के 3 कामों में जो भी सहूलतकारी करेगा उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो अब ऐसे में अगर आपके हमसाये ने अपने खाली लॉन के एरिया में कुछ पैसे दबा रहा है और आपने वो पैसे दबाते हुए उसे देख लिया है और आप खामोश हैं, तो आपने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो मनी लॉन्ड्रिंग काफी इतना बड़ा इसका स्कोप बना दिया कि कोई अब इससे बच ना सके। तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, मैंने इस पे ट्यूटर नोट दिया, कोई भी एसेट ड्राइव और ऑब्टेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय प्रेडिकेट ऑफेंस। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है? वो जो स्केड्यूल 1 में एक लिस्ट दी हुई है वो प्रेडिकेट ऑफेंस है। या फॉरेन सीरियस ऑफेंस, वो दूसरे मुल्क में होने वाला वही काम जो पाकिस्तान में प्रेडिकेट ऑफेंस कहलाता है। अब एक असल डिस्कशन ये है कि नोइंग और हैविंग रीजन, अब ये बड़ी मुश्किल बात है कि आपको पता होना चाहिए था। ये साबित कैसे होगा कि आपको पता था? आपको क्यों पता होना चाहिए था? वो आपकी इंटेंशन ठीक थी या नहीं थी? आपको मालूम था या नहीं मालूम था? ये सब होगा कानून शहादत 1984 के मुताबिक। मेरी जिंदगी आसान हो गई, वरना आपने मेरे से पूछना था सर कैसे पता लगेगा कि उसे पता था या पता होना चाहिए था। मैं कहूँगा उसे वैसे ही पता लगेगा जैसे यहाँ पता लगता है। तो गवर्नमेंट का वो जो कानून है, जो कानूनी शहादत है, वो इसके ऊपर जरा करेगा, जिसमें नॉलेज या इंटेंट या पर्पस, जिसको हम एक एलिमेंट ऑफेंस मानते हैं, उसको कैसे समझा जाएगा, जो फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस आपके कानूनी शहादत 1984 ने दिए हुए उसके मुताबिक। देन एक बंदे को उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं की है, ये साबित करने के लिए जरूरी नहीं कि प्रेडिकेट ऑफेंस की रेलेवेंट अदालत में सजा भी हो जाए। एक बंदे ने कत्ल किया और उसके पास पैसे आए हैं, कत्ल वाला मामला उसका भी अदालत में चल रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग वालों ने कह दिया उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो की है उसने मनी लॉन्ड्रिंग। तो होता ये है कि कई दफा अदालत फैसला सुना देती है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की और बाद में वही सियासतदान टीवी पे आके कहता है भाई मुझे तो बाइज्जत बरी कर दिया अदालत ने, वो किसी और अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया होता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग वाले कहते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं, तुमने पैसे खिला दिए होंगे वहां। जब हमने बोल दिया मनी लॉन्ड्रिंग तो बोल दिया। तो जब जिसको पकड़ना है उसके लिए आपका उस प्रेडिकेट ऑफेंस का भी उस अदालत में साबित होना शर्त नहीं है। नॉलेज इंटेंट भी वो अपने कानून से खुद ही से समझ लेंगे। तो ये लॉ ज्यादातर सियासतदानों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका असल मकसद है लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाना। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कहते हैं? मनी धोने को, लॉन्ड्री धोबी की सर्विसेज को कहते हैं। तो मनी लॉन्डर करने का मतलब है मनी को साफ करना, गंदे पैसे साफ करना, वो पैसे जिन पे खून की छींटे पड़ी हुई हैं, वो पैसे जो गलत तरीके से आए हैं, वो पैसे जिनका सोर्स गलत है, वो जो काला पैसा है उसको आप किसी भी तरीके से साफ कर रहे हैं, उसकी बिल्डिंग खरीद रहे हैं, किसी के पास रखवा रहे हैं, बैंक में रख दिया, उसकी नेचर बदल दी, कुछ भी किया, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब जब आप मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे तो सजा क्या होगी? मनी लॉन्ड्रिंग करने पे वो कहते हैं कि आपको जेल भी होगी कम से कम 1 साल की। आप देखें लॉ में हम कहते थे ज्यादा से ज्यादा इतनी जेल या इस तरह से करके, लेकिन यहाँ उन्होंने कम से कम कहा कि 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल। इसका मतलब 1 साल के लिए तो जेल में जाएगा ही जाएगा और रिग्रेस होगी, कैद ब मुशक्कत।
फ्री होती है जी, बामुशक्कत, जिसमें उन लोगों से जेल में काम वगैरह भी करवाए जाएंगे और वो लोग काम करेंगे और उससे जेल वालों को फायदा होगा। तो होता ये है कि इसमें दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है। एक ये होता है कि लोगों को सजा के तौर पे काम करवाया जाता है, और एक ये होता है कि जो जेल में लोग होते हैं उनको ये ऑप्शन दी जाती है कि आप इस तरह के कामों में हमारा साथ देंगे तो छोटी छोटी सी सनतें होती हैं और एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो जेल में लोग मौजूद जो बैठे हुए हैं, पूरा दिन वेले बैठे हुए हैं, वो भी आवाजार हो रहे हैं तो उन्हें भी कोई काम चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट उनको कोई घरेलू सनत टाइप की चीज उनको प्रोवाइड कर देते हैं कि आप ये काम करें, और उसके पैसे भी मिलते हैं उन्हें, उनके अकाउंट में पैसे ऐड होते रहते हैं। जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो वो पैसा लेके निकलते हैं। तो ये एक बड़ा मजेदार सा इनिशिएटिव है और ये मेनली पंजाब गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा काम होता है कि ये जो है ना वो जेल वाले लोगों को भी कम से कम थोड़ा सा उनका दिल भी लगा रहे और वो कहीं ना कहीं कुछ अर्निंग भी करें, और कुछ नहीं तो एक हुनर उनका थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अब आगे तो उनको स्किल सिखाने के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो अगेन वही वाली बात है, मुजरिम है उसको सजा मिल रही है, लेकिन वो एक इंसान तो है, उसको यह हक होना चाहिए कि जब वो कल को बाहर निकले तो वो अपनी जिंदगी दोबारा बेहतर तरीके से शुरू कर सके। तो ऐसे में रिगरस इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है कि आपकी कैद का हिस्सा होता है वो आप अपनी पसंद से खुशी से फन टाइम के लिए नहीं करते, वो आपको जबरदस्ती आपको काम कराया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कैद बा मुशक्कत। तो 1 से 10 साल की कैद बा मुशक्कत, फाइन जो कि 2.5 करोड़ तक जा सकता है। तो आप कहें ठीक है सही है, 5 अरब की घपला करें और 2.5 करोड़ फाइन दे दें। उन्होंने 2.5 करोड़ फाइन देने के बाद वो जो घपला है वो भी वापस करें, वो एसेट भी ले लिया जाएगा या उसकी इक्विवेलेंट रकम ले ली जाएगी। 25 मिलियन तक का फाइन होगा और 1 से 10 साल तक की कैद होगी अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की और आप पकड़े गए। अगर एक कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की, एक पूरा आप पता है कंपनी तो कॉर्पोरेट वो है एंटिटी, तो उसको 100 मिलियन फाइन होगा और उसके तमाम ऑफिसर्स डायरेक्टर्स की इन्वेस्टिगेशन ओपन हो जाएगी, और जिस बंदे ने की होगी, क्योंकि कंपनी तो बेचारी फिजिकल तो है नहीं, उसके अपने हाथ थोड़ी है, कंपनी में किसी इंसान ने कंपनी में रहते हुए गड़बड़ की होगी ना, तो कंपनी को बहैसियत कंपनी 100 मिलियन का फाइन होगा और जो इंसान पकड़ा जाएगा उसको ऊपर वाले फाइन होंगे। यहाँ लॉ इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा जनरल बात कर रहा है, ये बस सिर्फ मुस्कुरा के पढ़ने वाली बातें हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक इलीगल प्रोसेस है जिससे पैसे आप बनाते हैं, आप क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसे कमाते हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फंडिंग, टैक्स एवेजन, which appears to have come from valid source। आप गलत तरीके से पैसे बनाते हैं जो कि लग रहा होता है कि सही जगह से आए हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी के जो पैसे हैं वो गंदे माने जाते हैं और ये प्रोसेस उसे साफ कर देता है। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा आके हमें कहे कि यार आपने तो कॉलेज का निजाम चलाया हुआ है, आपके पास तो बच्चे आके पैसे जमा कराते हैं और अक्सर बच्चे आपको कैश में पैसे जमा कराते हैं। बाहर मार्केट में आप कैश की बड़ी ट्रांजेक्शन करें आपके ऊपर बहुत ज्यादा मसले आ जाते हैं, तो एक काम कर लें, ये 3 करोड़ मेरा उठा के आप अपने पास ऐड कर लें। तो हम कहेंगे भाई अगर हमने अपनी इनकम में 3 करोड़ ऐड कर दिया तो हमें इसके ऊपर 25 लाख रुपया टैक्स पड़ जाएगा। उसने कहा 25 लाख आप दे दें टैक्स, 3 करोड़ ऐड कर लें, टैक्स दे दें और बाद में ये पैसे मुझे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, मुझे इसका कोई प्लॉट खरीद दें, मुझे इसका कोई ये चीज वो कर दें। तो ऐसे में अगर हमने किसी सहूलतकार को फैसिलिटेट किया है, अब क्या होगा गवर्नमेंट की नजर में क्या होगा कि एसबीआई कॉलेज की इनकम 3 करोड़ से बढ़ चुकी होगी, तो वो अपेरेंटली लेजिटिमेट सोर्स आया हुआ पैसा लग रहा होगा कि हाँ भाई बच्चों से ही फीस की मद में 3 करोड़ और आए थे और जो आए थे उसके ऊपर जो एसबीआई वाले उन्होंने टैक्स वगैरह भी दे दिया, तो शक्ल साफ हो जाएगी उस पैसे की। तो लोग गलत जगह से पैसा लगाते हैं, फिर ट्रेडिंग में लगा देते हैं, ट्रेडिंग से निकाल के प्रॉपर्टी ले लेते हैं, प्रॉपर्टी से निकाल के कहीं और लगाते हैं, लेयर्स बना देते हैं, इतनी लेयर्स बन जाती हैं कि फिर बाद में पता ही नहीं लगता कि पैसा कहां से आया था। तो होता ही है कि फिर वो जो है वो जो बाप बेटा है, जो बाप है वो पैसा दे देता है दादा को, दादा बच्चों को गिफ्ट, पोतों को गिफ्ट कर देता है, पोते उसकी कुछ जगह ले लेते हैं, उस जगह में बाप को रहने की जगह दे देते हैं और बाप कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, बाप ने कुछ गलत नहीं किया होता, लेकिन बाप ने अपने बाप को सपोर्ट किया होता है और उसके बाप ने उसके बजाय पोतों को सपोर्ट किया होता है और पोतों ने अपने बाप को सपोर्ट किया होता है। कितनी बापता है इस कहानी में। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जो है ना इन सारी चीजों का, इन सारी ट्रांजैक्शंस का बाप है। ठीक है, तो अगेन अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो नाइंसाफी हो गई, एक जमात पे हमला किया दूसरे पे हमला ही नहीं किया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं नहीं, अब तो दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर लेयर्स चेंज होती है ना। आपने पैसे लेने थे एक बंदे से, उस बंदे ने पैसे देने थे किसी दूसरे मुल्क में, दूसरे मुल्क में पैसे देते हुए वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया पैसे देते हुए तो उस मुल्क ने कहा कि तो गलत सोर्स से आया पैसा है। आप मुल्क के वजीर आजम थे,
आपने कहा कि जी वो उस मुल्क में जो गलत पैसा पकड़ा गया वो हम पाकिस्तानियों का, वो पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने कहा पाकिस्तान पे हमें भरोसा नहीं है, पाकिस्तान का कोई मोतबर इदारा का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पैसा हमें भेजें। उन्होंने कहा अभी भी भरोसा नहीं है, ये पैसा किसी अच्छी जगह लगना चाहिए। उन्होंने कहा एक यूनिवर्सिटी पे लगेगा इस्लाम के नाम पे, एक ट्रस्ट को दे देंगे और ट्रस्ट यूनिवर्सिटी पे लगा देगा। तो आपको जो पैसा मिलना था पाकिस्तान में, आपने बाहर मांगा, बाहर वो पैसा आपको मिलने के बजाय गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। उस गवर्नमेंट से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मांगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट के पास आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक ट्रस्ट में दिया और ट्रस्ट ने एक यूनिवर्सिटी पे लगाना था। ट्रस्ट के ट्रस्टी में वही बंदा मौजूद था जिसको पैसे मिलने थे। तो कई दफा गेम इतनी भी घूम जाती है। तो बाप बेटे वाली एग्जांपल वाले भी घुमाते हैं और ये बंदा भी घुमाता है, ये सब घुमाते हैं। एमी बिला वजह जेल में नहीं है, आप एमी दुखी होते रहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इतने से पैसों से इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग। हमारा तो लीडर एक फोन कॉल पे 5 अरब इकट्ठे कर ले। तो बहरहाल मनी लॉन्ड्रिंग में ये होता है कि आप पैसे की नेचर इतनी गोल गोल घुमा देते हैं कि अनलेस किसी का इरादा हो पकड़ने का। अब जब इरादा बना था पकड़ने का कि यार इसको छोड़ना नहीं है, तो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए और मिल गया अलकादिर ट्रस्ट, और फिर जो है वो पकड़ के बंदा अंदर कर दिया। तो इसी तरह से जब नवाज शरीफ को पकड़ना था, तो ढूंढते ढूंढते वो मुल्क से बाहर की वो प्रॉपर्टी जो बच्चों की है, उनको दादा ने पैसे दिए थे, दादा ने मेहनत करके कमाए थे, ठीक है। और दादा गरीब था या अमीर था, इसके ऊपर भी अभी तक डिबेट चल रही है, ठीक है जी। इमरान खान का पता नहीं कितने दादे हैं, 2 दादे होंगे। ठीक है जी, वो कहते हैं इमरान खान कहता है कि पता नहीं कितने दादे हैं, और पता नहीं मतलब ये तो बिल्कुल हाँ जाती से हमला है, लेकिन हो सकता है कि वो मतलब दादे से ऊपर भी कोई परदादा हो या इस तरह से करके। हाँ जी, क्या मनी लॉन्ड्रिंग समझ आई? मनी क्रिमिनल एक्टिविटी की गंदी मानी जाती है, एंड प्रोसेस क्या करता है, उसे लॉन्डर कर देता है, धो देता है, साफ कर देता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो है बिजनेस इंस्टीट्यूशन और इवन पूरे पूरे मुल्कों के लिए है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज को खत्म किया जाए। टेररिस्ट को जब भी पैसे पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा पेरेंट चैनल से नहीं पहुंचेंगे, ऐसे ही घूम घूम के चलते चलते पैसा उधर तक पहुंचाया जाएगा। इनिशियली मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद से ये ग्लोबल कंसर्न बन गया है और इंटरनेशनल इदारे मुख्तलिफ तरह के वर्ल्ड बैंक, FATF और ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए और गलत प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ये वही इदारे हैं जो ग्रे लिस्ट वगैरह बनाते हैं, जिसमें हमारी इन पाकिस्तानियों की इन्हीं पिछली हुकूमत की इन्हीं हरकतों की वजह से हम ग्रे लिस्ट में जा चुके हुए थे, कि जिससे ये था कि ये मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, पूरा का पूरा मुल्क गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान में रेलेवेंट लॉ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये लॉ डिस्करेज करते हैं क्रिमिनल को, उनके लिए मुश्किल बना देते हैं पैसा छुपाना। ये रेगुलेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये कहते हैं कि आपने कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना है और जितनी भी सस्पिशियस एक्टिविटी है उसको रिपोर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में अचानक से 13 करोड़ आ जाए तो बैंक को फौरन से अलर्ट जारी करना चाहिए कि ये बच्चा जो कि मतलब अपने अकाउंट में 10,000 रुपए 2 दिन से ऊपर रखने नहीं देता, इधर से उसके घर से पैसे आते हैं, इधर से अगले दिन इसने इसकी ट्रांजैक्शन कर लेनी होती है, इस बच्चे के अकाउंट में 13 करोड़ कहां से आ गया? तो एक मशकूक एक्टिविटी होगी। वो अकाउंट जो गुर्बत में डूबा हुआ था, जो एक स्टूडेंट अकाउंट था जिसमें सिर्फ घर से कुछ पैसे आते थे और वो पैसे अगले दिन इस्तेमाल हो जाते थे, और महीने के आखिर में अगर 500 से ऊपर पैसे पड़े होते तो ATM से निकल जाते थे, और 500 से कम होते थे तो इजी लोड ऐड हो जाता था। ऐसे अकाउंट में 13 करोड़ आना मशकूक एक्टिविटी है। तो जहां जहां उन्हें इस तरह की मशकूक एक्टिविटी नजर आएंगे वो इतला देंगे। ये कहने की देर थी कि आई के अपने करे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला इन्होंने, बच्चों को हमने जानकारी देनी अदर लॉ की, तो आधे सफे की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन दे दी। ये आधा सफा नहीं है, ये मेरे पास जगह कम थी, तो बदतमीजी है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग समझाते हुए आपने 2 सफे का मनी लॉन्ड्रिंग समझाना है, उसमें भी आधा सफा आप एक गैर जरूरी डेफिनेशन समझा रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? इनमें से किसी को। अब ना इसकी लॉजिक पूछी जा सकती है ना कुछ और, ज्यादा एक ही सवाल आ सकता है, व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, जब आप इस तरह की कोई हरकतें कर रहे हो, इसका मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमेशा बैंक को नहीं कहेंगे। अगर एक इजी पैसा वाला भी वो उस तरह की हरकतें कर रहा है जिस तरह की हरकतें ये बता रहे हैं, तो फिर वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो फिर अगर कोई बंदा आपसे पैसे लेके उसको 15 जगह इन्वेस्ट कर रहा है तो शायद वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये लॉ जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलता है तो इससे मुराद सिर्फ बैंक नहीं होते, इससे मुराद हर वो कोई जो इनमें से कोई काम कर रहा हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता हो या अदर रिपेबल फंड्स एक्सेप्ट करता हो, किसी भी किस्म की लैंडिंग करता हो,
फाइनेंशियल लीजिंग करता हो, मनी या वैल्यू ट्रांसफर करता हो, मुख्तलिफ पेमेंट की चीजें इशू करता हो जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, ट्रेवलर चेक, फलाना फलाना, ये इलेक्ट्रिक मनी में डील करता हो, फाइनेंशियल गारंटियां देता हो, कमिटमेंट्स करता हो, अंडर राइटिंग सर्विसेज, याद है वो भी आपसे कमिटमेंट कर रहे होते थे, या ट्रेड करता हो मनी मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज में, इंटरेस्ट वगैरह में, ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी में, कमोडिटी फ्यूचर्स में, फलाना में। रेगुलर क्लास में मैंने रोक रोक के थोड़ा थोड़ा सा समझाया था, लेकिन इस वक्त समझना मकसद नहीं है। ये एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है कि इनमें से जो भी कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। तो ये एक बिला वजह की धक्के से डेफिनेशन है, और अगर आप ये सोचें कि इस तरह की डेफिनेशन पूछी नहीं जा सकती तो वो उन्होंने पूछने की भी जहमत की हुई है। जी यहाँ पे कोई सवाल? आपने मुझे कहा था कि जो एक बंदा जेल में गया होगा उसके ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले करने के जिसने मनी लॉन्ड्रिंग भी किया। जी, अगर एक बंदा जो है वो उसके ऊपर केस साबित नहीं भी हुआ असली वाली अदालत में और इनको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग है, तो ये उसको मनी लॉन्ड्रिंग में डिक्लेयर कर सकते हैं। उसको चांस नहीं मिलेगा कि वो अपना मौका फेर सके आगे। जी, क्या उसे चांस नहीं मिलेगा? उसे चांस मिलता है। चांस मिलने के बाद आप ये देखिए, कोई किसी भी सियासतदान को मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ने से पहले उसकी काफी सारी पेशियां होती हैं, काफी सारी दफा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता है, लेकिन ये लॉ इतना सख्त है और इस तरह का है कि इससे जब ये पकड़ना चाहे किसी को तो कहीं ना कहीं एक सियासतदान साफ सुथरा रह ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे जितने भी सियासतदान हैं इनमें से सबसे ज्यादा प्रिज्यूम टू बी ईमानदार इमरान खान है। अब इमरान खान का अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कोई नौकरी करता है, कोई कारोबार करता है, उसका तो घर भी अपना नहीं है, वो भी पिछले से पिछली बीवी ने दिया था, ठीक है, वो घर वर्ल्ड कप से उसने नहीं बनाया था। सर वो दादा की जमीन है तो मानता है। दादा की जमीन नहीं, मैं तो 500 कनाल के घर की बात कर रहा हूँ, आप तो छोटे घर की बात कर रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा लाहौर वाली दादा की जमीन है और इस्लामाबाद वाली पिछली से पिछली बीवी की जमीन है जो उसने गिफ्ट की थी, और जो इसने काउंटी से पैसा कमाया था उसकी ऑफशोर कंपनी बना दी थी पनामा में। तो इमरान खान के पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। तो एक बंदा जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसने पाकिस्तान की एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी चलानी है, उनको खाना खिलाने तक के पैसे नहीं है इसके पास। अब अगेन इन्होंने कहा अलीम खान साथ था, तो कोई कहेगा जहांगीर तरीन साथ था। इसका मतलब है इन सारे पॉलिटिशियंस की मजबूरी है कि दे नीड सम कैश प्लेयर्स, और कैश प्लेयर्स जो बड़े कैश के साथ आएंगे और इनके इतना एक्स्ट्रा कैश पड़ा होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे, बहुत ज्यादा गुमान है कि उसमें सही और गलत की मिक्सिंग होगी। मुझे पता हो या ना पता हो कि अलीम खान के पैसे सही हैं या नहीं, या जहांगीर तरीन के, इमरान खान को तो पता होना चाहिए। तो जिसको पता है या पता होना चाहिए कि पैसा गलत है और उसके बाद उस पैसे को यूज करे, बदले, खाने खिलाए, चीजें बनाए, पार्टी चलाए, तो मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा कानून है कि इसमें बहुत मुश्किल है। जो भी एक खास लेवल से ऊपर जाएगा ना, उधर बहुत ज्यादा मिक्सिंग इस तरह की हो जाएगी, या वो खुद गलत कर रहा होगा या वो कोई गलत बंदे के साथ खड़ा हुआ होगा और उस गलत बंदे के पैसे को यूज करेगा, तो हम कहेंगे तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये पैसा गलत है। तो ये इसलिए ना, इससे पकड़ना तो बहुत आसान है। तो जब इनको कोई सियासतदान नहीं पकड़ा जा रहा होता, पूरी कोशिश करते हैं, तो आखिरी हल है ये डब्बे में से मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ निकालते हैं, कहते हैं आप बच के देखो। अब मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ फिर ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से बंदे को पकड़ ही लेता है। जी, इसको पाकिस्तान में सिर्फ FIA नहीं डील कर रहा है, इसकी पूरी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज होती हैं। आप फाइनल में आते हैं तो हम इसका पूरा फ्रेमवर्क समझते हैं। 6 इदारे हैं कम से कम जो इसको डील कर रहे हैं। उसके बाद इसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, फिर इसकी जनरल कमेटी होती है जो कि बड़े डीप डाउन काम कर रही है, फिर इसमें FMU बना हुआ होता है स्टेट बैंक के अंदर जो बैंकों के साथ डील कर रहा होता है, और बहुत बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क है। तो ये एक वन ऑफ दोज लॉ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जिसमें बहुत बड़ा नेटवर्क है चीजों को पकड़ने का, क्योंकि पैसे का फ्लो तो पाकिस्तान में हर बंदे तक पहुंचा हुआ है ना। इतने बड़े लेवल के सिंडिकेट को, इतने बड़े लेवल की गड़बड़ को पकड़ने के लिए उनको निजाम भी काफी मजबूत चाहिए होता है, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश कम है। आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन बोले तो सालसी, जिसमें आप एक बंदे को मिडल मैन बना के ले आते हैं और कहते हैं तुम बताओ, तुम हमारे दरमियान क्या फैसला करते हो। लॉ ने एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का आपको एक एवेन्यू दिया हुआ है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं अदालत के अलावा कोई भी तरीका सोल्यूशन का। एक तरीका होता है मीडिएशन का, एक बंदा बीच में आता है, दोनों की दोस्ती करा देता है, वो मीडिएशन है। इसी तरह से आर्बिट्रेशन एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीका है जिसमें पार्टीज अदालत की तरफ नहीं जाती, वो कहते हैं अदालत में टाइम ज्यादा लगेगा,
पैसा ज्यादा लगेगा, वकील इन्वॉल्व होंगे, पेशी इन्वॉल्व होंगी, टाइम नहीं है जजों के पास, अदालत के पास टाइम नहीं है, फिर गर्मियों की छुट्टियां भी होनी है वहां पे, फिर और मसलो मसाइल भी होने हैं, फिर उनके पास लाखों केस पड़े हुए हैं। तो शायद हमें इंसाफ मिलते 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 कहीं 18-19 साल हो गए। तो पाकिस्तान में टिपिकल लेंथ एक लीगल केस की 15 से 25 साल होती है। 15 से 25 साल के अंदर अंदर इंसाफ औसतन मिल जाता है, सिवाय बड़ों के केसेस के वो समरी प्रोसीजर्स होते हैं, वो जल्दी जल्दी हियरिंग होती है और उसमें जल्दी जल्दी इंसाफ होता है। वरना तो कई दफा जज भाई जब हथौड़ा मार के कहते हैं कि अगली पेशी कब होगी, तो लोग तारीख के बजाय ईयर सुनना चाह रहे होते हैं। चलो भाई आज क्या है, आज 11 नवंबर है, चलो ठीक है जी, अब अगली पेशी होगी 13 अक्टूबर को। अब ये तो तय हो गया कि नवंबर के बाद अक्टूबर का है तो अगला साल तो है, लेकिन फिर भी लोग सुन रहे होते हैं कि आज 2026 है, तो ये भाई साहब ने 2028 बोला है या 29 बोला है। जमीन का केस अक्सर 35 से 40 साल तक जाता है। कहा ही जाता है कि दादा का केस पोते तक फाइनली या उसे मिलता है या नहीं मिलता। तो इसमें अदालतों का भी उतना कसूर नहीं है, बहुत ज्यादा लोड है उनके ऊपर और उतने बड़े सेटअप्स मौजूद नहीं है, और हमारा कानून का निजाम काफी पेचीदा है जिसमें असेसमेंट भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ऊपर से फिर जो वकील हजरात हैं उनकी अपनी एक पॉलिटिकल गेम भी चल रही होती है, तो पावर पॉलिटिक्स इन सब में आम आदमी फंस जाता है। तो लॉ ने कहा कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, तुम अदालत की तरफ नहीं आना चाहते, तुम एक अल्टरनेट तरीके की तरफ चले जाओ, विच इज आर्बिट्रेशन। तुम लोग खुद डिसाइड करो कि तुम किसके पास जाओगे, और जिसके बारे में डिसाइड कर लो फिर उसकी बात मानना वाजिब होगा। तो हो सकता है वो ए जिसने पैसे देने थे और वो बी जो खान साहब थे, वो आपस में ये तय कर लें कि तुम्हारा मेरा झगड़ा होगा तो हम ये जो इस मार्केट का जो सदर है, इस ड्राई फ्रूट मार्केट का जो सदर है, हम उसके पास जाएंगे और वो जो फैसला करेगा हम उस फैसले को मान लेंगे। तो पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मिलके एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन का मतलब है सालसी और आर्बिट्रेटर का मतलब है जिस बंदे को आपने अपॉइंट किया। ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कौन होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कंपेटेंस है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब आप आर्बिट्रेटर चूज करते हैं 2 या 2 से ज्यादा, तो ऐसे में आर्बिट्रेटर्स भी अगर उन्हें लगे कि उनमें आपस में झगड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा, तो वो अपने लिए एक अंपायर चूज कर लेते हैं कि अगर फर्ज करें 4 आर्बिट्रेटर हैं, 2 कहें फैसला ये होना चाहिए, 2 कहें फैसला ये होना चाहिए, तो फिर वो फैसले को रेफर कर देंगे अंपायर की तरफ और अंपायर फिर उसका फैसला सुनाएगा। आर्बिट्रेशन में फैसले के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है अवार्ड, आर्बिट्रेशन का अवार्ड। आर्बिट्रेशन की तरफ केस रेफर करने को रेफरेंस कहते हैं। तो आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर मौजूदा आर्बिट्रेटर भी हो सकता है और एक नया बंदा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ए ने बी से जब कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी वक्त लिख दिया था कि हम यूनियन सदर के पास जाएंगे। अच्छा, आप यूनियन सदर भी लिख सकते हैं और आप मिस्टर इशफाक भी लिख सकते हैं, नाम भी बोल सकते हैं, डेजिग्नेशन भी बोल सकते हैं। आप मौजूदा झगड़े को भी ले जा सकते हैं, मुमकिन झगड़े को भी ले जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज कह दें जब भी मेरा तुम्हारा झगड़ा होगा किसी भी साल हम चले जाएंगे यूनियन सदर के पास। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें वो जो हमारा पुराना झगड़ा चल रहा है और उसे आर्बिट्रेशन ले जाए। इवन अदालत में लीगल केस चल रहा है तो आप अदालत के जज की इजाजत से उस लीगल केस को भी वहां से निकाल के आर्बिट्रेटर की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन जब आपने एक आर्बिट्रेटर मजमूई रजामंदी से चूज कर लिया तो फिर उसका फैसला कानूनी तौर पे वाजिब हो जाएगा। अब जब वो आपको फैसला सुनाएगा तो वो फैसला एनफोर्स करवाने के लिए अदालत भी ले जाया जा सकता है। तो फिर क्यों हम कहते हैं कि पंचायत जरगा और ये चीजें ये गलत कर रही हैं? होता ये है कि वो मनमानी करते हैं, वो अपनी पसंद से फैसला सुनाते हैं। यानी कि 2 बंदों का आपस में झगड़ा हुआ है, वो 2 बंदे डिसाइड नहीं करते, ये आके कह देते हैं हम तुम्हारा फैसला कराएंगे। आर्बिट्रेशन राइटिंग में होना चाहिए और दोनों पार्टीज की मजमूई रजामंदी से होना चाहिए। पार्टीज ने खुद कहा है कि ये फैसला करे तो हम इसकी बात मानेंगे। तो अगर पंचायत के पास लोग लड़ते हुए पहुंचे फिर पंचायत का फैसला वाजिब है। लेकिन अगर पंचायत खुद से झगड़े के बीच में आके अपनी पसंद से फैसला सुना दे तो वो कानूनी हैसियत नहीं रखता, जिस वजह से फिर लोग शोर में चाहते हैं कि ये क्या बात हुई कि पंचायत ने अजीब सा फैसला सुना दिया। तो इसे पंचायत कह लें, इसे जरगा कह लें, इसे कोई यूनियन सदर कह लें, इसे कोई फैमिली में बड़ा कह लें। कई दफा फैमिली में 2 लोगों का झगड़ा होता है, वो कहते हैं यार ताया अबू के पास चलते हैं, जो उन्होंने फैसला कर दिया हम में से जो सही जो गलत उन्होंने कह दिया हम मान लेंगे। बट व्हेन यू रेफर समवन फॉर आर्बिट्रेशन तो फिर उसकी बात माननी पड़ेगी। अब वो जो आर्बिट्रेटर है उसके पास भी कुछ पावर्स हैं, वो आपसे कोई भी सवाल पूछना चाहे पूछ सकता है, चाहे निजी नोयत का भी हो। वो आपसे मुकद्दस किताब पे हाथ रखवा के कस्में खिलवा सकता है, वो आपसे गवाहियां मांग सकता है, वो आपसे आपकी सपोर्ट में बाकी पार्टीज को बुलवा सकता है।
वो जो जितना भी खर्च वो चल रहा है मामला, उसका जो भी खर्चा पानी है वो आपसे मांग सकता है। आप गांव में गए पंचायत के पास कि जी आपने फैसला करना है, पंचायत ने 5 अलग अलग सेटिंग्स की, उसमें 50 लोग खड़े हुए थे, उनको डेली चाय भी मिलती थी, और जो है वो पंचायत में जो मेन सरपंच था उसका हुक्के के अंदर जो वो मटेरियल वगैरह डलता था उसके ऊपर भी खर्चा लगता था। अब जाहिर है उसे हुक्का ज्यादा पीना पड़ा जब वो फैसला सोच रहा था। तो वो जो सारा प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस की कॉस्ट आर्बिट्रेटर की मर्जी है कि वो किसी एक पार्टी पे डाल दे, दोनों पार्टी पे डाल दे, या उनसे कहे आधा खर्चा पार्टी और आधा खर्चा वो झूठे वकील जिनको पता था कि वो झूठ को डिफेंड कर रहे हैं, उन्होंने इसको पिक किया। तो ये एक बड़ा मजेदार सा, सिंपल सा, आसान सा लॉ है, और ICAP ने इसको हमारे सिलेबस में डाला हुआ है। तो अब आर्बिट्रेशन अगर समझ आ जाए तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आप कुछ भी तय कर सकते हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग अगर आपने कुछ तय नहीं किया हुआ तो जो कॉमन रूल है आर्बिट्रेशन के, हम उसको यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। आर्बिट्रेशन पे समझते हैं किताब क्या बता रही है। कहानी इतनी सी है, अब सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाली है। आर्बिट्रेशन एक मेथड है जिसके थ्रू पार्टीज अपने डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट रिजॉल्व कर लेती हैं, अवॉइडिंग द टेक्निकलिटीज ऑफ प्रोसीजर लॉ। वो जो प्रोसीजर लॉ है जिसमें डिफरेंट प्रोसीजर है, उसकी टेक्निकलिटी को अवॉइड करते हुए आप क्या करते हैं, आउटसाइड कोर्ट ही अपना मामला निपटा लेते हैं। इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट। अल्टरनेट डिस्प्यूट, डिस्प्यूट कहते हैं झगड़े को, रेजोल्यूशन कहते हैं हल करने को। झगड़े को हल करने के जो अल्टरनेट तरीके हैं, अदर देन अदालत जो तरीके हैं, उनमें से एक है। लिमिटेड राइट्स ऑफ रिव्यू और अपील अवेलेबल है इसमें। ऑल्दो आर्बिट्रेशन काफी पुराना लॉ है, लेकिन स्टिल ये वेल स्टैब्लिश्ड लॉ है, और इसमें कंसिस्टेंट लीगल डिसीजंस हैं जो कि बड़े अरसे से होते आ रहे हैं। तो समझें तकरीबन 100 साल होने को आ रहे हैं, 100 साल के करीब होने वाला है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जिससे आज हमें हेल्प मिल जाती है कि हाँ भाई फलाना टाइम पे फलाना मामला हुआ था तो उसका क्या सोल्यूशन निकला था। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक ऐसे रिटर्न एग्रीमेंट को कहता है जिसमें पार्टीज अपने प्रेजेंट या फ्यूचर डिफरेंसेस को आर्बिट्रेशन की तरफ रेफर कर देती हैं। ये प्रेजेंट और फ्यूचर समझ आ रहा है, मौजूदा झगड़ा भी ले जा सकते हैं, फ्यूचर झगड़ा भी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑल ऑफ नोवेयर अचानक से आईके आपने सोचा कि मैं ऐसी कोई डेफिनेशन डालूं जिससे आब्दी साहब तड़प के कहें यार खुदा का खौफ करो। पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ डाला, जगह जगह लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र हुआ, वहां डेफिनेशन नहीं थी। और इसमें जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र ही नहीं हुआ, डेफिनेशन डाल दी सिलेबस में, ताकि लोग यहां आए तो पता लगे अच्छा ये था। और इधर कौन सा कोई इंसानी तरीके से बताया है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिजीज पर्सन। कोई भी बंदा जो एक मरहूम के तरके का वारिस है, एंड इंक्लूड्स, और इसमें और वो बंदा भी शामिल है, हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिजीज, जो दरमियान में आया। आप याद करें नॉमिनी, एसएमसी का नॉमिनी बीच में आता था और उसके एसेट पकड़ के बच्चों तक मुंतकिल कराने के प्रोसेस में बीच में होता था। तो जो इंटरमीडियल कर रहा है वो भी हम उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। तो अगर कोई उसे जाके कहे कि जिस बंदे ने इतने पैसे देने थे, तो वो जो मिडल मैन है वो भी वो पैसे देने का पाबंद होगा। एंड वेयर अ पार्टी एक्ट इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, जब एक पार्टी रिप्रेजेंटेटिव है, द पर्सन ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ पार्टी सो एक्टिंग, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। एक बंदा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो मर जाएगा तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी पहले वाले बंदे का लीगल, मतलब दादा की जायदाद बच्चे के पास आई और बच्चा भी उसके बारे में फैसला कर रहा था कि उससे पहले बच्चे की डेथ हो गई, तो बच्चे का जो बच्चा है वो दादा का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब है लीगल रिप्रेजेंटेटिव में 3 लेवल्स आ गए। डायरेक्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो इंटरमेडियल कर रहा है, दरमियान में आ रहा है, असल बंदे और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान में है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये 3 चीजें इन्होंने इसमें शामिल की। देन रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब है आर्बिट्रेशन की तरफ मामला रेफर करना, इसको हम रेफरेंस कहेंगे। अंपायर कैसे कहते हैं, थर्ड पार्टी है जिसको आर्बिट्रेटर ने अपॉइंट किया ताकि उनके आपस के डिफरेंसेस सॉल्व हो। अब लॉ हमें कुछ जनरल रूल बताएगा आर्बिट्रेशन के। हर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बोलो या ना बोलो कुछ बातें छुपी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेफरेंस हमेशा एक आर्बिट्रेटर को होगा अनलेस कि आपने एक से ज्यादा तय कर लिए। कॉमन रूल क्या है कि आर्बिट्रेटर एक होगा, लेकिन पार्टीज मजबूरी रजामंदी से इन सारे रूल्स को चेंज कर सकती हैं। कॉमन रूल ये है कि अगर इवन नंबर के आर्बिट्रेटर्स हो तो फिर आर्बिट्रेटर एक अंपायर अपॉइंट कर लेंगे महीने के अंदर अंदर, ताकि वो इनके दरमियान फैसला कराए। ये कॉमन रूल है। आर्बिट्रेटर फैसला 4 महीने के अंदर अंदर सुना देंगे। 4 महीने कहां से स्टार्ट होंगे, जिस दिन एक झगड़ा था और इनको कहा आपका नाम लिख दिया अब आप सॉल्व कराओ, या जब नोटिस आया इनको पार्टीज की तरफ से, एग्रीमेंट में लिखा था मेरा तुम्हारा झगड़ा होगा, उन्हें बताएंगे। जब पार्टीज ने बताया वहां से 4 महीने शुरू होंगे, ये जब पार्टीज ने इनका नाम लिखा वहां से 4 महीने शुरू होंगे, या जो अदालत ने टाइम बताया होगा उसके 4 महीने के अंदर अंदर इन्होंने फैसला सुनाना होगा।
अगर आर्बिट्रेटर कोई अवार्ड ना कर सके टाइम के अंदर अंदर, या वो अंपायर को बता दें भाई हमारे दरमियान झगड़ा हो गया तुम आओ, तब अंपायर 2 महीने के अंदर अंदर जब उसका नाम लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट पे तो वो फैसला सुनाएगा। तो अब अंपायर का फैसला आर्बिट्रेटर्स पे वाजिब होगा और आर्बिट्रेटर्स का फैसला पार्टीज पे वाजिब होगा। पार्टी जो भी आर्बिट्रेशन में इन्वॉल्व है, जो पीपल उनकी सपोर्ट में है, वो अपने आप को आर्बिट्रेटर्स के सामने, अंपायर्स के सामने पेश करेंगे। उनको स्वेयर या अफर्म करने का भी हो सकता है वो कहीं जी कसमें खाओ तुम इस तरह से करो, जो भी इश्यूज है उनके बारे में कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है, मटेरियल मांगा जा सकता है। एडिशनली उनसे आर्बिट्रेटर या अंपायर जो कहे वो उसको फॉलो करेंगे। अवार्ड फाइनल होगा, हमेशा पार्टीज पे बाइंडिंग होगा। अदालत में ले जाके आप उसको एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। अवार्ड क्या है? जो फैसला डिसीजन आया। ये जो कॉस्ट ऑफ रेफरेंस है और जो अवार्ड है वो डिस्क्रिप्शन होगी आर्बिट्रेटर या अंपायर की कि कौन कब कहां किसको कितने खर्चा डिवाइड हो। वो पार्टीज के दरमियान भी डिवाइड करवा सकते हैं और वो लीगल प्रैक्टिशनर को भी बीच में शामिल कर सकते हैं। पार्टीज एक बंदे को बाय नेम भी अपॉइंट कर सकती हैं और एज होल्डर ऑफ टाइम बीइंग फॉर एनी ऑफिस भी। तो वो एक इंसान का नाम भी ले सकते हैं और कह सकते हैं जी फलाना सदर, फलाना नाइब सदर, फलाना, इस तरह से वो यूं कर सकते हैं। अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी रिवोकेबल नहीं होगी, जो उसने फैसला सुनाया वो वाजिब होगा अनलेस कि अदालत उसके अंदर आ जाए और कहे नहीं नहीं इस तरह से नहीं। अगर किसी लीगल केस में सारी पार्टीज इंटरेस्टेड एग्री करें कि हम कोई भी मैटर इंडिफरेंस वाला है हम आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे, तो अदालत उनको इजाजत दे देगी और लिख के आर्बिट्रेटर को बीच में ले आएगी। देन कॉमन पावर्स के हैं आर्बिट्रेटर्स की? एडमिनिस्टर करना ओथ टू पार्टीज एंड विटनेस अपीयरिंग। वो जो लोग कसमें खा रहे हैं, जो आ रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, उसको एडमिनिस्टर करना। जैसा अदालत में लोगों को बुलाया जाता है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो जवाब देते हैं। कैन आस्क द कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन ऑन एनी लीगल क्वेश्चन। किसी भी जगह पे आर्बिट्रेटर की पावर है कि वो अदालत से मशवरा ले सकता है कि जी आप बताएं इसमें मैं क्या फैसला सुनाऊं, ये चीज किस तरह से हो, ये चीज किस तरह से हो। ये अपने अवार्ड को फुल भी अनाउंस कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि कुछ हम बता रहे हैं और बाकी फैसला अदालत बताएगी। ये अपने अवार्ड को कंडीशनल या अल्टरनेटिव भी रख सकते हैं। हो सकता है ये कहीं हम फैसला हमारा ये है कि अगर इस बंदे ने अगले 3 दिन तक ये मसला हल ना किया तो इतना जुर्माना। अल्टरनेटिव भी बना सकते हैं कि ठीक है जी इसने उसकी बकरी चोरी की थी, अब सोल्यूशन ये है कि या तो तुम भी उसकी बकरी चोरी कर लो या तुम उससे जो है वो 25,000 रुपए जुर्माना ले लो। कोई भी क्लैरिकल मिस्टेक अगर हुई है तो उसको ठीक करना भी इनके इख्तियार में है कि ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया वो वाजिब हो गया। अगर खुद को भी समझ आ जाए कि गलती हो गई थी वो उसे ठीक भी कर सके। और अगेन किसी भी पार्टी से कोई भी इंटेरोगेशन करनी हो जो मुनासिब लगे तो वो कर सकते हैं, उसके पास टोटल इख्तियार है, कोई उसे मना नहीं करेगा। तो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग का एक बड़ा बेसिक सा पुराना सा लॉ है। आईके भी चाहता है कि हमें थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो कि हाँ भाई पाकिस्तान में हमारे पास एक आर्बिट्रेशन की ऑप्शन भी मौजूद होती है। हालांकि जिस तरह के हम बिजनेस और कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे होते हैं, हमारे पास जो और लॉज थे उनके पास बड़ी अच्छी चॉइस थी, किसी और लॉ को भी चूज कर सकते थे। लेकिन आईके की मर्जी है, जंगल का बादशाह है, वो जो मर्जी करे। तो ये उन्होंने इस तरह से किया है। तो ये एक अदर लॉ है इन चैप्टर से, जो इसमें पहले अदर लॉज होते थे हमेशा रट्टे वाला सवाल आता था, हमेशा। तो इसमें से कभी मैंने लॉजिकल सवाल ना देखा है और ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी आएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टनरशिप में इतना कुछ है पूछने को कि जो हमारे चैप्टर 1 है 14 और 15 है, 1 और 15 से कभी लॉजिकल सवाल नहीं आया। 14 में से एक आध को छोड़ के हमेशा रट्टे वाला सवाल